हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी कर, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी कर, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, संघर्ष करते रहिए, अपने इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए और अपने इस विजय यात्रा को जारी रखिए। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ठोस अवस्था और ठोस अवस्था में कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन एवं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब संकुलन गुणांक और पैकिंग इफिशियंसी का मतलब संकुलन क्षमता। क्या संकुलन गुणांक संकुलन क्षमता अलग अलग चीजें हैं या सेम चीजें हैं? अगर अलग अलग हैं तो किस प्रकार से अलग अलग हैं, आइए हम लोग उन्हीं को जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग ला लिएगा आप लोग, क्या? पैकिंग फ्रैक्शन। इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे संकुलन गुणांक। क्या होता है संकुलन गुणांक? आइए समझते हैं। एक लड्डू की पैकिंग करके, आप सभी ने कभी न कभी लड्डू की पैकिंग जरूर किए होंगे। लड्डू की पैकिंग करते हैं तो क्या होता है? अब बढ़िया पैकिंग है, खराब पैकिंग है, किस हिसाब से देखते हैं। अगर जो डिब्बा है, जिस डिब्बे में आप पैकिंग कर रहे हैं, उस डिब्बे में 10 लड्डू भर के एक ने जो है 15 लड्डू भर दिया। जब आपने 10 लड्डू भरा और दूसरे ने 15 भरा, तो आप ही बताइए किसकी पैकिंग अच्छी तरीके से हुई है, आपकी पैकिंग या 15 जिसने लड्डू भरा उसने? पर ऑब्वियसली जिसने 15 लड्डू भरा उसकी पैकिंग अच्छी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि उसमें जितना खाली स्थान था उसका वो मैक्सिमम भाग भरा है। और आपने क्या हुआ, आपने मैक्सिमम भाग भर पाया नहीं ना। अगर वो मैक्सिमम भाग फिल किया जितना उसमें स्पेस था, वो पैकिंग अच्छी होगी। लेकिन अगर मिनिमम है वो पैकिंग अच्छी नहीं होगी। तो देखिए, जिस तरीके से आपने लड्डू की पैकिंग की उसी तरीके से सॉलिड में, ठोस में या क्रिस्टल में जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं, मतलब कुल मिलाकर संरचनात्मक कण या अवयवी कण, वो भी तो पैक्ड होते हैं। वो भी तो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर बंधे होते हैं एक दूसरे से। भाई कोई क्रिस्टल देख लो आप, तो क्रिस्टल में क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं, संरचनात्मक कण होते हैं। भाई जो संरचनात्मक कण है आपके, वही क्या है? वही तो पैक हुए होते हैं। अब उनकी पैकिंग अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, उसको बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं संकुलन गुणांक का। अब देखिए क्या है, समझिएगा। अगर आप जो पैकिंग लिए हो, जिस पैकिंग में या जिस पैकेट में लड्डू को पैक कर रहे हो आप, ओके, उसमें अगर लड्डू को चूर चूर करके रखा जाए ना, तो 100 लड्डू आते हैं। कितने आते हैं? 100 लड्डू आते हैं। लेकिन अगर आप उसको लड्डू कर चूर करके नहीं, बढ़िया से गोला गोला करके बढ़िया से रख रहे हो, मतलब अच्छी तरीके से रख दिए। चूर करके रखते तो 100 आते हैं, लेकिन वैसे रखे तो कितना आता? 80। तो 80/100, 80/100 कितना मैं बोला? देखिए 100 लड्डू अगर चूर करके रखा जाए तो 100 लड्डू आएंगे। लेकिन अगर आप क्या रखते हैं, गोला गोला करके, ये चूर लड्डू है, क्या है? चूर करके रखते हैं तब। और ये क्या है? जब आप गोले करके लड्डू को रखते हैं तब। समझ में? अब देखिए यहां पर संकुलन गुणांक क्या होगा। संकुलन गुणांक क्या होगा? क्या करिएगा, सिंपल कुछ भी नहीं बच्चों, मैं संकुलन गुणांक की बात कर रहा हूं। तो आप क्या करिएगा, जितना लड्डू आया है, जितना लड्डू भरा है, उसको क्या करिएगा, ऊपर कर दीजिए। और जितना लड्डू भर सकते हैं आप टोटल, उसको क्या रख दीजिए, नीचे। तो 80/100 मतलब कितना आएगा? 4/5। यही आपका हो जाएगा संकुलन गुणांक। ये मैंने किस केस में बताया? जब आपने लड्डू की पैकिंग की है उस केस में बताया। लेकिन हमें कहां पर देखना है? सॉलिड में देखना है भाई। तो ये बताओ, ये 80 क्या है? क्या भरा हुआ लड्डू है? क्या भरा हुआ लड्डू है ना। 100 क्या है? मैक्सिमम कितना लड्डू आ सकता है या मैक्सिमम कितना स्पेस है, अधिकतम कितना जगह है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, मैं बता देता हूं। ये क्या है? अधिकतम या भरा हुआ स्थान, भरा हुआ स्थान, भरा हुआ स्थान। और नीचे क्या है बताएं? नीचे क्या है? ये क्या है? 100 क्या है? कुल स्थान जितना था, कुल स्थान, कुल स्थान। अब बताएं, थोड़ा सा ये भी बताएं, जो स्थान है वो स्थान क्या हो सकता है? एक सर्कल के नुमा भी हो सकता है, और वो स्थान एक गोले के नुमा हो सकता है। सर्कल ये होता है, सर्कल ये होता है। चूड़ी जो होती है आपकी, चूड़ी जानते हैं ना, कंगन चूड़ी, तो वो सर्कल होती है बेटा। लेकिन अगर आप बात करिए गोले की, बॉल की, तो वो क्या होता है? गोला होता है। तो दोनों में अंतर होता है। ओके, अगर आप सर्कल का देखा जाए तो आप एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप गोले का देखा जाए तो एरिया तो निकाल सकते हो, बट उसके साथ साथ उसका आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम। क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम।
तो अगर आप समझिएगा सर्कल की बात करेगा मतलब 2D की बात करेगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका उपयोग करेंगे, एरिया का। और अगर 3D की बात कर लिया तो वहां पर एरिया भूल जाइए, वहां पर आप वॉल्यूम मतलब आयतन को कैलकुलेट करिए। जिस तरीके से देखिएगा, अगर आपके घर की बात करें, आप अगर कहीं घर बना रहे हैं तो वो घर किसी क्षेत्रफल पर बनाया जाता है क्या किसी एरिया में बनाया जाता है? आप जो घर बनाते हैं वो किसी क्षेत्रफल में बनाया जाता है या किसी वॉल्यूम में बनाया जाता है? आप दिमाग लगा बताओ। आप कभी बोलते हो कि मेरा घर इतने वॉल्यूम में बन रहा है, इतने आयतन में बन रहा है, ऐसा कभी नहीं बोलते आप ना। आप बोलते हैं, हमने जब भी बोला होगा 20 बाई 40, 40 बाई 50 के स्क्वायर फीट में या स्क्वायर गज में हमारा मकान बन रहा है। लेकिन अगर आप टंकी की बात करें, आप घर बनवा लिए, घर में ऊपर टंकी बनाते हैं कि नहीं? वो टंकी जो है, क्या आपने कभी बोला कि ये टंकी हमको बनानी है 2 बाई या 10 बाई 5 की? 10 बाई 5 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। आपको वहां पूरा बताना पड़ेगा, लंबाई भी बताना पड़ेगा, चौड़ाई भी बताना पड़ेगा और ऊंचाई भी बताना पड़ेगा। मतलब एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन, तीन तीन लेंथ आपको बतानी पड़ रही। ये 3D हुआ। और 3D के केस में हमेशा निकालिएगा आप लोग आयतन, और 2D के केस में हमेशा निकालिएगा सॉरी एरिया। तो इसका मतलब स्थान जो है सर दो प्रकार का होता है। अगर 2D स्थान है तो उसको वहां पर हम लोग स्थान के स्थान पर क्षेत्रफल रख देंगे, और अगर ये 3D है, आपका स्पेस जो है या जो स्थान है वो 3D है, तो स्थान के स्थान पर क्या रखोगे? क्या रखोगे? आयतन। तो समझ जाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखते हैं क्या? संकुलन गुणांक बराबर। तो संकुलन गुणांक बराबर फार्मूला होगा आपका भरा हुआ स्थान अपान क्या होगा? कुल स्थान। क्या होगा? कुल स्थान होगा। ओके, ये आपका रहा संकुलन गुणांक, ये आपका रहा संकुलन गुणांक। थोड़ा सा मैं उधर रफ कर देता हूं। ओके, ये मैं रफ कर देता हूं। अब बताइएगा, अगर मैं 2D की बात करता हूं तो क्या बोलती है पब्लिक, और अगर मैं 3D की बात करता हूं तो क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक ही बताए। देखिए, अगर मैं 2D की बात करता हूं, अभी बताया स्थान के स्थान पर क्या करिए आप लोग? क्षेत्रफल। क्या करिए? क्षेत्रफल। तो यहां पर भी स्थान, यहां पर भी, दोनों के स्थान पर क्या रखिएगा? क्षेत्रफल। मतलब भरा हुआ क्षेत्रफल। क्या रखेंगे? भरा हुआ क्षेत्रफल अपान क्या रखेंगे? कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल। ठीक। अगर मैं 3D की बात करता हूं तो यहाँ क्षेत्रफल नहीं बल्कि आप स्थान के स्थान पर क्या रखेंगे? आयतन। तो यहां से फार्मूला बताइएगा क्या होगा? भरा हुआ आयतन, भरा हुआ आयतन बटे कुल आयतन। क्या? कुल आयतन। ओके, कुल आयतन। वाह, ठीक सर, हमें तो बिल्कुल समझ में आ गया। क्या बात है, एकदम नंबर 1 की बात की आप। तो ठीक है, आपको समझ में आया संकुलन गुणांक क्या होता है। अगर आपको एरिया क्या 2D है, अगर 2D है तो वहां पर क्या रखिएगा आप लोग? क्षेत्रफल रखिएगा। अगर 3D है तो वहां पर स्थान के स्थान पर क्या रखिएगा? आयतन रखिएगा। और समझ में आया होगा। चलिए, अभी मैंने क्या बात किया? संकुलन गुणांक की। अब बात करने वाले हैं संकुलन क्षमता की। तो अगली हेडिंग डालिएगा संकुलन क्षमता। क्या चीज? संकुलन क्षमता। भाई, संकुलन क्षमता को क्या बोलोगे? संकुलन क्षमता को आप क्या बोलोगे बताइएगा? पैकिंग, पैकिंग इफिशियंसी। क्या? इफिशियंसी। EFFICIENC वाई, इफिशियंसी। अच्छा, पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब संकुलन गुणांक और संकुलन क्षमता दोनों ही सेम चीजें नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो सर बताओ क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बेटा इतना है कि आप इसको जो है ना, अगर संकुलन गुणांक की बात करते हैं तो इतने लिखते हैं, लेकिन जब संकुलन क्षमता की बात करते हैं ना, इसमें 100 का गुणा भी कर देते हैं। तो बताओ सर कैसे? ये देखो ऐसे, ऐसे सर। चलिए लिखिएगा, आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर भरा हुआ स्थान, भरा हुआ स्थान अपान क्या करोगे? कुल स्थान। क्या करोगे? कुल स्थान। क्या करोगे सर? कुल स्थान। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पर फिर और क्या करोगे आप? 100 से गुणा करेंगे सर। किससे गुणा करेंगे? 100 से, क्योंकि क्षमता है ना सर, क्षमता हमेशा परसेंट में निकाली जाती है। तो भरा हुआ स्थान बटे कुल स्थान इनटू में क्या करिए आप? 100। तो ये क्या आया? संकुलन गुणांक क्या या संकुलन क्षमता? सर संकुलन क्षमता आ गई। ओके बेटा, तो कोई बात नहीं। चलिए, वही काम यहाँ पर भी, जिस तरीके से आप आयतन रखे, क्षेत्रफल रखे, तो वहां पर यहाँ पर भी वही करिएगा।
आप ये बताइए, अगर 2D है, अगर एरिया आपका या क्षेत्रफल आप सॉरी अगर स्थान कैसा है 2D है और अगर स्थान क्या है 3D है, 2D के केस में बताएं क्या रखते हैं, भरा हुआ क्षेत्रफल सर, भरा हुआ क्षेत्रफल इनटू में क्या करेंगे, अच्छा अपान क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल, क्या कुल क्षेत्रफल इनटू में क्या करेंगे बताएं 100 सर। अच्छा कोई बात नहीं, यहां पर बताएं क्या होगा, भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ आयतन अपान क्या होगा, कुल आयतन, कुल आयतन। अच्छा इनटू में क्या होगा 100। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए आपके पास चार फार्मूले, कहने को चार फार्मूले हैं बट है तो एक ही फार्मूला। फार्मूला क्या है, भरा हुआ स्थान अपान कुल स्थान, ठीक, यही मेन फार्मूला है। वो बदलता रहता है केस बाय केस। अगर संतुलन गुणांक की बात करिएगा तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई मत करिएगा, और अगर संतुलन क्षमता की बात किए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया। उसके बाद अगर 2D की बात करेगा तो यहाँ स्थान के स्थान पर क्या करिएगा, क्षेत्रफल करिएगा, और अगर 3D की बात करें स्थान के स्थान पर क्या करिएगा, आयतन करिएगा। यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही। तो आपको कुल मिलाकर कितने फार्मूले मिल जाएंगे, चार फार्मूले। एक्चुअली में चार फार्मूले नहीं भाई, एक ही फार्मूला है, इसको मैंने चार फार्मूले में बता दिया। तो आपको देखिए फार्मूला कौन सा ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला फार्मूला आपको मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा, ये वाला जो क्यूब में हम लोग सूत्र निकाल, क्यूब में जो पैकिंग फ्रैक्शन या यहाँ पर सॉलिड स्टेट में जो पैकिंग फ्रैक्शन आप ज्ञात करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली नहीं ज्ञात की जाती, वो पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात की जाती है। और पैकिंग एफिशिएंसी का जो फार्मूला है ये है। और अर्थात समझ जाइएगा, हम लोग अगर सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं या ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं तो वहां पर 3D स्ट्रक्चर की बात होती है, 3D यूनिट सेल की बात होती है। अगर 3D यूनिट सेल की बात होती है तो वहां आयतन निकाला जाएगा। आयतन में जब भी बातें होंगी आयतन में बात होंगी, न कि क्षेत्रफल में, इसलिए आप यहाँ पर भरा हुआ आयतन रखेंगे, नीचे कुल आयतन रखेंगे। और पैकिंग फ्रैक्शन की नहीं, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन गुणांक की नहीं, संकुलन क्षमता की बात होगी, इसलिए संकुलन क्षमता के स्थान पर के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं वायर क्या होती है। वायर पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। ये बताइए, जब आप लड्डू की पैकिंग किए सर, कुछ न कुछ खाली स्थान छूट जाता है, वही खाली स्थान की बात हम लोग आगे करने जा रहे हैं। ओके चलिए अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग, रिक्तिका। व्हाट, रिक्तिका, रिक्तिका, रिक्तिका नहीं भाई, रिक्तिका। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायर्ड। क्या बोलते हैं, वायर्ड। क्या बोलते हैं, वायर्ड। ओके सर चलिए, क्या होती है आप बकिए तो समझिए, मैं बक रहा हूं। क्या होती है वायर्ड, देखिए वायर्ड क्या होती है। आपने बताया अभी कि सर हम लड्डू जब पैक करते हैं तो बीच बीच में होल घुसड़ जाता, मतलब बीच बीच में सांसर बच जाता है सर। सांसर ही जो है आपका वायर्ड कहलाता है, रिक्तिका कहलाता है। अर्थात जब लड्डू की पैकिंग किए तो बीच बीच में खाली स्थान प्राप्त हुआ सर, उसी खाली स्थान को ही क्या बोला जाता है, रिक्तिका बोली जाती है। आई थिंक यू गॉट इट माई पॉइंट। ओके चलिए अब मैं बात करता हूं सॉलिड स्टेट की, ठोस अवस्था की। क्या ठोस अवस्था की जब पैकिंग होती है परमाणुओं द्वारा या संरचनात्मक कणों द्वारा, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई खाली स्थान छूटेगा क्या भाई, हाँ सर छूटेगा। तो उसी खाली स्थान की बात हम लोग यहाँ पर सॉलिड स्टेट में करने वाले हैं। तो उसी सांसर को, उसी खाली स्थान को ही क्या बोला जाता है ठोस अवस्था में या केमिस्ट्री की भाषा में वायर्ड या रिक्तिका, वायर्ड या रिक्तिका। बात समझ में आया। चलिए वायर्ड की बात करते हैं। वायर्ड आपको समझ में आया होगा क्या होती है। अब वायर्ड कितने प्रकार की होती है मैं उसकी बात कर लेता हूं। तो हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ वायर्ड। रिक्तिका का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वायर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ वायर्ड में वायर्ड को दो प्रकार से आप या दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। 2D वायर्ड, 3D वायर्ड। 2D वायर्ड क्या होती है, 3D वायर्ड क्या होती है, ये समझते। देखिए भाई 3D वायर्ड और 2D वायर्ड में आपको 3D वायर्ड पढ़ना है, लेकिन आप 3D वायर्ड तभी पढ़ सकते हो जब 2D वायर्ड पढ़ रहे हो, आप पढ़े हो। एक्चुअली 3D वायर्ड 2D वायर्ड से ही बनी होती है। अगर 3D वायर्ड पढ़ना है तो 2D वायर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2D वायर्ड और 3D वायर्ड, 2D वायर्ड को पढ़ते फिर 3D वायर्ड को पढ़ते। लेकिन 2D वायर्ड का सबसे पहले आप वर्गीकरण कर लीजिए, फिर उसके बाद 3D वायर्ड का भी वर्गीकरण कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा 2D वायर्ड का वर्गीकरण करते हैं, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भैया, दो प्रकार की। कौन कौन सी भाई, ट्राइगोनल मतलब त्रिकोणीय रिक्तिका, और दूसरा है वर्गाकार रिक्तिका, वर्गाकार रिक्तिका।
रिक्तिका। ओके, रिक्तिका, रेक्तिका, रेक्तिका ना। अच्छा अच्छा, वर्गाकार रिक्तिका को क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्तिका को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वायड, ट्राइगोनल वायड या ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर वायड। और इसे आप क्या नाम दोगे भाई? इसे क्या नाम दोगे? इसे आप नाम देंगे स्क्वायर वायड, स्क्वायर प्लेनर बोल सकते हैं। प्लेनर मतलब एक प्लेन में है ना, इसलिए ये आपके वही 2D वायड। अब 3D वायड की बात करें, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भैया? सर 3 प्रकार की। कौन कौन सी बता दीजिए हमें, हम बताते हैं। हाँ देखिएगा, आपकी पहली वायड है चतुष्फलकी वायड, चतुष्फलकी रिक्तिका। क्या? रिक्तिका। इसे इंग्लिश में सर क्या नाम देंगे? टेट्राहेड्रल वायड, वायड। ओके। अच्छा, चतुष्फलकी की बात सर षष्ठफलकी, फलकी वायड या रिक्तिका, रिक्तिका। ओके। अच्छा, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल वायड, वायड। ओके। चलिए, अब इसके बाद थर्ड की बात करें तो ये घनी रिक्तिका होती है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यूबिक वायड, क्यूबिक वायड। ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3D वायड। फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल वायड, सेकंड इज हेक्सागोनल वायड एंड थर्ड इज क्यूबिक वायड। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट वायड की, किसका? ट्रायंगुलर वायड। 2D वायड में हेडिंग डालिएगा त्रिकोणीय वायड, त्रिकोणीय रिक्तिका। देखिए, जब आप 2D वायड की बात कर रहे हो तो जो संरचनात्मक कण या अवयवी कण है वो स्फीयर न मान करके आप क्या मानिएगा? सर्कल। गोला न मान करके आप मान लीजिए वृत्त। इस तरीके से ये आप क्या मानिएगा? अवयवी कण को क्या मानेंगे भाई आप? अवयवी कण को क्या मानेंगे आप? सर वृत्त मानेंगे। क्या मानेंगे? वृत्त। ये क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। ओके। चलिए, अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है और इसकी प्रॉपर्टी किस प्रकार से क्या होती है। चलिए, फर्स्ट पहली बात, क्या निर्माण कैसे होता है? आप क्या करिए, इस तरीके से 2 गोला रख दीजिए और इन्हीं दोनों के यहाँ पर जो गड्ढा है ना, इसी गड्ढे में आप एक तीसरा आइटम रख दीजिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरीके से खाली स्थान, ये आप शेप देखो किस प्रकार का है, शेप बताओ अपने से आप। क्या ट्रायंगुलर है कि नहीं है? ये शेप बताइए, कैसी शेप है? कैसी शेप है? सर ये तो ट्रायंगल दिख रहा है हमें। सर ये तो हमें ट्रायंगल दिख रहा है। ये सर हमें ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा, आपको अगर ट्रायंगल दिख रहा है तो समझिए ट्रायंगल ही है। ये क्या है? त्रिकोणी है। ये त्रिभुज दिख रहा है सर, हमें त्रिभुज दिख रहा है तो ये त्रिभुज ही है भाई। अब देखिए, यहाँ पर जो स्थान बचा, खाली स्थान बचा, वो किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। तो इसे त्रिभुज के आकार के होने के कारण यहाँ पर जो वायड का निर्माण होता है उस वायड का नाम क्या होता है? त्रिकोणी वायड होता है, त्रिकोणी रिक्तिका होती है, त्रिकोणी रिक्तिका। ये कैसी रिक्तिका है? सर त्रिकोणी रिक्तिका है। कैसी रिक्तिका है? त्रिकोणी रिक्तिका है, त्रिकोणी रिक्तिका है, रिक्तिका है। ओके, ये आपकी है त्रिकोणी रिक्तिका। अब इसमें दूसरा पार्ट देखिएगा। अच्छा, अभी तक मैंने क्या किया? ऊपर 2 एटम रखा, नीचे 1 एटम रखा। अब मैं क्या करता हूँ, 2 एटम पहले तो रखता हूँ, अब इसी के ऊपर मैं रख देता हूँ ऐसा, फिर से बना देता हूँ। देखिएगा, मैंने 1 एटम यहाँ रखा, दूसरा एटम यहाँ रखा और तीसरा मैंने एटम क्या रख दिया? इसी के ऊपर। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, एक आपको स्पेस दिख रहा है, एक खाली स्थान दिख रहा है। इस खाली स्थान को भी देखिए, इसका शेप किस प्रकार का है बताएं थोड़ा जल्दी से। सर इसे, ये भी तो हमें ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन सर शायद हमें ये उल्टा ट्रायंगल या उल्टा त्रिभुज दिख रहा है। तो उल्टा त्रिभुज दिख रहा है लेकिन है तो त्रिभुज ही ना, इसलिए इसका भी नाम क्या होगा? त्रिकोणीय रिक्तिका। इसका भी नाम क्या होगा? त्रिकोणीय रिक्तिका होगी। आई थिंक समझ में आया। ये भी आपका है त्रिकोणीय रिक्तिका। ये भी क्या है आपका? त्रिकोणीय रिक्तिका। तो त्रिकोणीय रिक्तिका सर उल्टा भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। एक त्रिकोणीय रिक्तिका ऐसी होगी, दूसरी उसी का उल्टा होगी। जी हाँ, त्रिकोणीय रिक्तिका आपके 2 प्रकार की होती है, एक उल्टी और दूसरी ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। समझ आया ना? चलिए, त्रिकोणीय रिक्तिका को बनाने में कितने एटम पार्टिसिपेट किए हैं इस रिक्तिका का निर्माण करने में बताएं? 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर भी देखिए, इस रिक्तिका का निर्माण करने में 1 2 3, 3 एटम यहाँ पर भी, 3 एटम यहाँ पर। इसका मतलब इस रिक्तिका का निर्माण करने में 3 एटम पार्टिसिपेट किए हैं। इसलिए यहाँ पर जो उपसहसंयोजक संख्या होगी, उपसहसंयोजक संख्या होगी, उपसहसंयोजक संख्या होगी, क्या होगी भाई? वो होगी 3, वो होगी 3। क्यों 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 हुई
3 क्योंकि इसको बनाने में सर 3 एटम पार्टिसिपेट किए। तो क्या कह सकते हैं सर, किसी भी रिक्तिका की जो उपसंयोजक संख्या होगी वो उस नंबर ऑफ एटम के बराबर होगी जितने नंबर ऑफ एटम से वो मिलकर बना होगा। हाँ जी हाँ, आप कह सकते हैं किसी रिक्तिका की उपसंयोजक संख्या उस परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो उसको बनाने में भाग लिए हैं। जैसे सर त्रिकोणीय रिक्तिका को बनाने में 3 परमाणु भाग लिए हैं, तो सर आपने क्या बोल दिया, त्रिकोणीय रिक्तिका की उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? 3। तो सर क्या अगर त्रिकोणीय रिक्तिका को बनाने में 4 एटम पार्टिसिपेट किए होते तो क्या आप त्रिकोणीय रिक्तिका की जो उपसंयोजक संख्या है 4 कहते? हाँ मैं कहता, लेकिन यहाँ तो 3 ही एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इसलिए आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या कितनी है? 3 है। समझ आया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगली रिक्तिका है वर्गाकार रिक्तिका। देखो वर्गाकार रिक्तिका का निर्माण किस प्रकार से होगा, कुछ नहीं, सिंपल है। आप क्या करिए, ऐसे एटम रखिए दो, इसी के जस्ट एटम नीचे रख दीजिए, इसी के जस्ट नीचे आप एटम रख दीजिए। देखिए क्या करिएगा, 2 एटम इस तरीके से रख दीजिए आप, ओके। अब इसी के जस्ट नीचे आप 2 एटम और रख दीजिए। तो क्या आपको बीच में ये खाली स्थान दिख रहा है कि नहीं? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बताएं जल्दी से। और ये बताएं किस प्रकार का शेप है इसका, थोड़ा सा दिमाग लगा कर बताएं, देख लेंगे भी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये बताएं, ये स्क्वायर के शेप का दिख रहा है क्या आपको? स्क्वायर का शेप का दिख रहा है ना, वर्ग के आकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सर ये वर्ग के आकार का है, इसलिए आप क्या बोल दिए इसे? वर्गाकार रिक्तिका। क्या बोल दिए इसे? वर्गाकार रिक्तिका। आपको वर्गाकार रिक्तिका समझ में आई होगी, जब 2 एटम के जस्ट नीचे 2 एटम और रख दिए जाते हैं तो इनके बीच में जो खाली स्थान प्राप्त होता है उसी रिक्तिका, उसी स्थान को ही वर्गाकार रिक्तिका बोला जाता है सर, इसका मतलब। अच्छा हाँ, समझ में आया आपको? चलिए दूसरा पॉइंट, ये रिक्तिका 4 परमाणुओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसका उपसंयोजक संख्या कितनी होगी? उपसंयोजक संख्या कितनी होगी? बताएं जल्दी से, कितनी होगी? सर 4 होगी, सर 4 होगी। तो त्रिकोणीय की 3 सर, ये वर्गाकार की सर कितनी? 4। आपको समझ में आया? रेक्तिका क्या होती है, संकुलन गुणांक क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले अगले वीडियो में 3D वाइड क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है, 3 मैंने बता दिया था। अच्छा अब ये इनमें अलग अलग वाइड को मैं अलग अलग से पढ़ूंगा। चतुष्फल की रिक्तिका क्या होती है, षष्ठफल की रिक्तिका क्या होती है और घनी रिक्तिका क्या होती है। जय हिंद दोस्तों।